हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के न्यू प्रैक्टिस सेट जो आया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं, जो कि बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें सारे प्रश्न को हम डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी का यह कथन किसके लिए कहा गया था? वर्णी का यह कथन यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए वर्णी का यह कथन था कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। चंगेज खां की बात करें तो चंगेज खां ये 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर यहाँ पे मोहम्मद गजनवी की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ये 1000 में यानी 1000 में और 1027 ईस्वी तक 1000 से 1027 ईस्वी तक ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी ये 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ पे बात करें तैमूर की तो तैमूर तैमूर लंग ये 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। यानी एक में हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, तो यानी 2 पहले हो जाएगा, तो 2 पहले किस में है तो ये बी में है। मोहम्मद गजनवी जो कि 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो कि 1175 में, फिर चंगेज खां जो कि 1221 में, और उसके बाद तैमूर लंग जो कि 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार मेंस की दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया है? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया ये इनका सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। यह FST के द्वारा इनके द्वारा अपनी जनता के लिए कई हितकारी कार्य को संपन्न किया गया था, जैसे कि दीवान ए खैरात जो कि अनाथ मुस्लिम लड़कियां और बच्चों के लिए था, और रोजगार दफ्तर, अनुवाद विभाग, सरकारी अस्पताल, दार उल सफ़ा, सरकारी खर्च पर हज यात्रा जाना, ये सभी कार्य FST के द्वारा कराया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? कई बड़े कुंड और जलाशय जो मिले हैं ये हड़प्पा नगर के धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। धौलावीरा का प्राचीन शरीर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पुरातात्विक स्थल है, और यह पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक आदि ये सभी धौलावीरा में पाया जाता है। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया की पतन के साथ हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना ये बलबन के द्वारा किया गया था। तो बलबन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे दीवान ए अर्ज की बात करें तो यह बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज यह बलबन न एक सैन्य, और इस सैन्य का मुख्य कार्य था ये मुख्य कार्य सेना भर्ती करना, उन्हें अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना, वेतन वितरण करना, ये सभी दीवान ए अर्ज विभाग की कार्य था। अगला प्रश्न है कि मुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? मुमारिल की बात करें और मुमारिल भट्ट और प्रभाकर की बात करें तो मुमारिल और प्रभाकर भट्ट ये पूर्व मीमांसा के संप्रदाय हैं। पूर्व मीमांसा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के मुमारिक भट्ट और प्रभाकर ये पूर्व मीमांसा दर्शन के संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है कि त्वल्कापियम क्या है? त्वल्कापियम की बात करें तो त्वल्कापियम ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ, जो कि तोलकाप्पियम है। और ये जो है 3 भाग है, जो कि 3 भाग इनके हैं, प्रत्येक भाग में जो है 9 अध्याय होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे। मणिग्रामम और नानदेशी की बात करें, यह जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ये सभी जो है भारतीय व्यापारियों के संघ थे। तो भारतीय व्यापारियों के संघ, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण किया। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है ये जो है इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। इब्न बतूता के द्वारा जो है डाक विभाग का विस्तृत विवरण किया गया है। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। तो इब्न बतूता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुरतावादी है। निष्ठुरतावादी है, ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विद्रोह प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। इसके कारण उन्होंने जो है विदेशी वस्त्रों का होली जलाने के विपरीत गांधी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही है। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को जो है अविवेकीय या फिर निष्ठुरतावादी कहा था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक की बात करें, ये जो है चिनकलीज खां था। चिनकलीज खां, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनकलीज खां जो कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। और चिनकलीज खां की बात करें तो इसे जो है निजाउन मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद जो है निजामुल मुल्क या फिर चिनकलीज खां को जो है इसका वास्तविक नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। सबसे निर्णायक युद्ध की बात करें जो कि अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व संपन्न किया था, ये जो युद्ध था ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है अंग्रेज के मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान जो है हेक्टर मुनरो ने संभाला था। और इस युद्ध के बाद जो है पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन संपन्न हो गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हम्पी के भग्नावशेषों को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रकाश में लाया गया। ये जो है ये लाया गया है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो है हम्पी के भग्नावशेषों को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया है। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूक नायक की बात करें तो मूक नायक जो ये पत्रिका है ये BR अम्बेडकर की पत्रिका है। तो ये कथन जो ये गलत है। मूक नायक BR अम्बेडकर। और यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी की पत्रिका है। कॉमनवेल्थ जो कि एनी बेसेंट की पत्रिका है। और केसरी की बात करें तो केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। ये भी जो कथन है ये गलत है। और यंग इंडिया ये भी जो है ये गलत है, यानी इसमें सही कहना था लेकिन ये जो है गलत कह दिया है। तो इसमें सही जो है एनी बेसेंट जो कि कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है। पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है ये कार्यक्रम ये सत्यशोधक समाज की है। तो सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम है और इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों एवं निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था और अपने ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने जो है आलोचनात्मक ग्रंथों जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक,
गुलामगिरी, ये सभी की रचना सत्यशोधक समाज के द्वारा किया गया था। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, ये जो पहाड़ी है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर ऊंची है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित की बात करें तो सुमेलित असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी ये दिसपुर है, तो ये जो है गलत है। मिजोरम की राजधानी जो कि आइजोल है, तो ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी जो है, ये मेघालय की राजधानी जो कि कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग है। और नागालैंड की राजधानी जो कि कोहिमा है, तो ये भी जो है गलत है और ये भी गलत है। इसमें सही जो हो जाएगा मिजोरम की राजधानी जो कि आइजोल है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ये किशनगंज है। किशनगंज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये जुलाई और अगस्त महीने में होती है। यहाँ जो वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, और बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो कि किशनगंज जिले में होती है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा जो है सही है? चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग से संबंधित जो कथन है, ये विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है 20% से अधिक है। ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि भारत का हिस्सा जो है इसमें 14.4% है। अगला कथन है कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है, भारत जो है चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगला कथन है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही बात है, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जो है ये चीन की है, तो इसमें भारत दिया हुआ है, तो ये कथन भी जो है ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन 2 और कथन 3। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जयसमंदर झील, जयसमंदर झील की बात करें तो जयसमंदर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, तो ए का ए हो जाएगा, ए का 1। और बड़खल झील की बात करें तो बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद में जो कि हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और कालीबेली झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये भारत के किन किन शहरों को जोड़ता है? तो ये जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई को जो ये चारों को जोड़ता है, इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये जो है 6 लेन वाली सड़क परियोजना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन यानी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन का मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय योकोहामा में स्थित है। योकोहामा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योकोहामा। और योकोहामा जो है ये जापान की एक प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, ये जो है ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल जो कि भारत के लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? 115 किलोमीटर लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय की बात करें तो दमनगंगा जलाशय परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? ये जो है दादर व नगर हवेली में स्थित है। तो दादर और नगर हवेली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। जनसंख्या घनत्व के न्यूनतम के आधार पर कर रहा है, तो सबसे न्यूनतम जो है ये जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद जो है मिजोरम की है, और उसके बाद जो है सिक्किम की है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कोट्टायम में स्थित है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है, चाय बोर्ड का मुख्यालय ये कोलकाता में स्थित है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो कि गुंटूर में स्थित है। तो यानी ए का एक और बी का जो है बी का 3, ए का 1 बी का 3 जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में स्थित है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय जो कि कोट्टायम में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो कि कोलकाता में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो कि गुंटूर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रवाल भित्तियों के कथनों के अनुसार की बात करें वृद्धि में, तो विषय जो है ये जो है इसे 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। ये जो कथन सही है। तीसरा कथन है इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है। ये भी कथन सही है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये जो कथन सही है। प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उगते हैं, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम की बात करें, ये पंपास है। पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये जो है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। प्रेरी जो कि अमेरिका में पाया जाता है। वेल्स की बात करें तो वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और स्टेपिस की बात करें तो स्टेपिस ये जो है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो है यह 20 जुलाई 1937 को किया गया था। तो 20 जुलाई 1937 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। और इसका नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। राम दयालु सिंह और प्रो अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष जो कि राम दयालु सिंह थे, और उपाध्यक्ष जो थे ये प्रो अब्दुल बारी थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो कि रॉल्फ फिंच था। तो रॉल्फ फिंच ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रॉल्फ फिंच जो कि प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भारत आया था, जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो कि कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1609 ईस्वी में भारत आया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो कि इनका नाम है दी विहार हेराल्ड। दी विहार हेराल्ड पत्रिका जो है ये पटना से प्रकाशित होने वाली पहली अखबार था, जो कि अंग्रेजी अखबार था। और 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन जो है ये 1875 में बिहार से हुआ था। द बिहार हेराल्ड के संपादक जो है ये गुरु प्रसाद सेन थे। 1881 ईस्वी में पटना से इंडिया क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोतों का कौन सा युग्म सही है। संविधान में संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन की बात करें तो इसका गठन जो है ये 1964 में किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संचालन समिति, जो कि 1862 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद के फैसला लिया था। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ये जो है नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो है बात का फैसला केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में लिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। इसमें जो है यह कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। और 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और यह जो है इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति भारत का जो है प्रथम नागरिक कहलाता है, और भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे जो है राइसिन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं, तो ये जो है कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं। इसकी कोई सीमा जो है तय नहीं की गई है कि कितनी बार रह सकते हैं, अनियमित टाइम भी रह सकते हैं। अब तक केवल जो है पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही जो थे, जो कि 2 बार लगातार अपना कार्यकाल पूरा किया था। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। तो ये सारे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें जो है इसका प्रथम कथन है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D3 में जो है किया गया है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। वह आरक्षण अनुच्छेद 234 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावित नहीं होगा। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। ये जो है इसका निर्दिष्ट अवधि 334 अनुच्छेद के तहत आरक्षण समाप्ति पर प्रभावित होगा, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा की बात करें तो बिहार में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या जो कि 40 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या जो कि 16 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 और 16। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या जो कि 16 है। वहीं विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो कि टोटल 243 सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की संख्या जो है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो कि टोटल 75 है। तो ये सारे को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधान परिषद जो कि 75 और विधानसभा जो कि 243। अगला प्रश्न है कि राज्यों में लोक शिकायत एवं भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही कार्य करता है। राज्यों में लोक शिकायत एवं भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है, ये जो है ये लोकायुक्त करता है। तो लोकायुक्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है 1971 में जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, और उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में जो है ये पारित हुआ था। वर्ष 2018 तक 23 राज्यों तथा 1 संघ शासित प्रदेशों में यहाँ जो है लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है यह अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में ये अनुच्छेद जो कि 51 के ए है, इसे जो है शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है ये रूस के संविधान से प्रेरित है, और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये टोटल 0 थी, लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये जो है एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है टोटल 11 है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से और मौलिक कर्तव्य से ये सारे प्रश्न जो है हमेशा बार बार आते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आरटीआई अधिनियम में जो है लागू एवं संचालित हुआ था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है यह अधिनियम 2010 में लागू एवं संचालित हुआ था। तो 2010 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 दिसंबर 2002 को संविधान संशोधन के 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसके लिए अनुच्छेद 21 के ए के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था किस देश ने अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। तो कनाडा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कनाडा की बात करें, कनाडा से जो है ये संघीय व्यवस्था लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये एल्युमिनियम है। पारा, कोबाल्ट और जस्ता ये जो है चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है अनुचुंबकीय पदार्थ का और एग्जाम्पल जो कि एल्युमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बात करें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्राकृतिक कण तथा तरंग दोनों होती है। न्यूटन के कणिक सिद्धांत में प्रकाश के कणों से निर्मित माना जाता है, जबकि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार जो है प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। कार्ल लिनियस की बात करें तो इसे जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। लिनियस के अनुसार किसी भी जीव का नामकरण 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम अक्षर जो है वंश का नाम और दूसरा अक्षर जो है ये जाति का नाम से सूचित किया जाता है। विभिन्न जीवों को जो है विभिन्न वर्गों में विकृत करने की प्रक्रिया वर्गीकृत कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है। CO2 की बात करें तो CO2 में जो है ये प्रसंकरण जो है ये Sp पाया जाता है। तो Sp ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है CO2, C2H2, BeCl2 और BeH2 साथ ही इसमें जो है Sp का प्रसंकरण इस सभी में पाया जाता है। CO2 में बंधक कोण जो कि 180 डिग्री का होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। अस्थिर अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था। तो जोसेफ प्रॉस्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा जो है अस्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो गैस है ये वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है। और जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी जो है ये प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारी जल के नामाकरण का आधार क्या है। भारी जल के नामाकरण का आधार जो है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन की बात करें तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन जो है ये एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड जो कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। यह जो है बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है और पत्तियों को विलगन में जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या प्रभाव पड़ता है। दाब के बढ़ने से जो है ध्वनि का चाल यह अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल की बात करें तो टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम जो कि टोकोफेरोल है, और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह जो है पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल ये सभी में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित रहता है और इस क्षेत्र को जो है नाभिक कहा जाता है, और नाभिक का सिद्धांत जो कि रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होती है। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है अचर रहती है। अचर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तंत्र की ऊर्जा सदैव जो है संरक्षित रहती है, और जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तब इसमें जो है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं जो है वो बनने की वजह से काली हो जाती है। क्या बनने की वजह से काली हो जाती है? ये जो है Ag2S बनने के कारण जो है ये काली हो जाती है। Ag2S। अगला प्रश्न है यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसके क्वथनांक जो है ये बढ़ते हैं। तो बढ़ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में बाष्पित अवस्था परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव से वो बाष्प बन जाता है, यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है ये बढ़ता है, और जब दाब घटता है तो उसका क्वथनांक भी जो है ये घट जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्ल लिनियस को किस रूप से जाना जाता है? कार्ल लिनियस की बात करें, कार्ल लिनियस को जो है ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। लिनियस के अनुसार किसी जीव का नामकरण 2 अक्षरों से मिलकर बना रहता है, जिसमें जो है प्रथम अक्षर वंश का नाम और दूसरा अक्षर जो है ये जाति को सूचित करता है। विभिन्न जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया जो कि वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? सामग्री के परिवहन में मदद करता है ये जो ऊतक है इसका नाम है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम जो कि प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों को सामग्री के रूप में परिवहन करता है, और ये जो है खाद्य पदार्थों को जो है ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये दोनों जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ जो है ये बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिसका अर्थ है कि उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से आसन बाहरी एवं आंतरिक उपकला को जो है ये छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो कि किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर विस्फोटक करता है और आग लग जाती है? सोडियम एक प्रतिक्रिया तत्व है जो कि प्रतिक्रियात्मक तत्व है, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर विस्फोट करता है। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इससे जो है आग लग जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जो ढका हुआ क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां जो है ये चौड़ी चौड़ी होती है। टैगा वन के वृक्ष की पत्तियां जो है ये नुकीली होती है। तो इस सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म की बात करें तो सुमेलित युग्म जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो कि नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि इसका मुख्यालय भोपाल में है। लेकिन केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यहाँ पे बांदी दिया हुआ है, बांदा, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो कि ये जो है झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो कहलाता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है ये जो है ये कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित हरित लवक
एवं पर्णहरिम या फिर क्लोरोफिल एक जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे जो है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो है पर्यावरण प्रदूषण से, ये जो है अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड को जो है पर्यावरण प्रदूषण में प्रदूषण करने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण जो है अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात करें तो मूकाम्बिका जो है, मूकाम्बिका ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। डालमा की बात करें, डालमा अभयारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। और नेयर अभयारण्य जो कि नेयर अभयारण्य ये जो है ये केरल में स्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेयर। नेयर जो है ये केरल में स्थित है। कांटी गांव जो कि गोवा में स्थित है। और मैं कुछ नाम ले रहा हूँ वन्यजीव अभयारण्य, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैमूर जो कि बिहार का एक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। पलामू जो कि झारखंड की है। और भगवान महावीर जो कि गोवा में स्थित है। पखुई जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था जो है इसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो इसमें निर्यात और न ही आयात। अगला प्रश्न है कि मोड वैट यानी MOD वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर, इससे जो है किससे संबंधित है। मोड वैट की बात करें तो मोड वैट ये जो है बिक्री कर से संबंधित है। तो बिक्री कर ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोड वैट जो कि बिक्री कर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय की बात करें तो इसका समय अवधि जो है ये 1974 से 78 के बीच है। गरीबी उन्मूलन एवं न्याय पर जोर दिया गया था इस योजना में। इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार जो है इस योजना को खारिज कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है। अर्थशास्त्र की बात करें, यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। ये जो है कथन सही है। अर्थशास्त्र जो कि इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। ये भी जो कथन है ये सही है, यानी उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में जो है ये बिहान ताल्या विकास को दिया गया है। बिहान ताल्या विकास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है नोबेल वॉरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 स्वाति नायक को दिया गया है। नोबेल वॉरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 जो कि स्वाति नायर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक जो है ये शशि शेखर वेम्पति हैं। शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये पुस्तक लिखी गई है। और मैं कुछ पुस्तक का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर ए लाइफ जो कि शशि थरूर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये जो है के शैलजा की पुस्तक है। मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लविंग ये पुस्तक जो है अभय के की है। और पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट ये जो है अमृत माथुर की पुस्तक है। तो हमने सारे के जो है पुस्तक का नाम ले लिया है, तो आप लोग सारे को जो है नोट करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अबूबा आवास योजना किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम या फिर योजना है। अबूबा आवास योजना की बात करें ये जो है झारखंड राज्य की योजना है। तो झारखंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराते हुए अबूबा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका ऐलान जो है ये 15 अगस्त 2023 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराने जाने की घोषणा की गई थी। राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन जो है 2030 में इसका आयोजन दोहा में किया जाएगा। और 20वां एशियाई खेल जो कि 2026 में ये नागोया जापान में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2030 में जो कि दोहा कतर में किया जाएगा। और 22वां एशियाई खेल 2034 जो कि रियाद यानी सऊदी अरब में किया जाएगा। तो ये सारे को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये इटली में किया जाएगा। तो इटली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में जो कि इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। और 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 जो कि कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। 9वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 जो कि युगांडा में किया जाएगा। 27वां चोग्म शिखर सम्मेलन जो कि 2024 समोआ में किया जाएगा। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 जो कि रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में ये ब्राज़ील में किया जाएगा। तो आप लोग सभी को जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा जो है वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें जो है भारत का स्थान ये 126वां रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127वां रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान जो है ये 50वां रहा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है 38वां रहा है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है ये नंदिना दास को नियुक्त किया गया है। नंदिना दास को जो है वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इन्हें जो है यह अवार्ड ये पुस्तक था कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये जो चुना गया है ये AI को चुना गया है। AI यानी AI का मतलब हुआ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। ये जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो कि दुनिया में अभी वर्तमान में बहुत सा चला हुआ है, जो कि दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रमुखता को देखते हुए इसे जो है वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना गया है। अगला प्रश्न है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय जो है ये भारत और इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन सजग की बात करें तो ऑपरेशन सजग ये जो है भारत और सूडान से संबंधित है। यहाँ पे भारत और सूडान ये जो है संबंधित है किससे, तो ये जो है ये भारत और सूडान से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। और ऑपरेशन सजग जो कि तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले भारतीय हितकारियों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया है। ये जो कथन है ये गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन करुणा की बात करें ये जो है भारत और म्यांमार के बीच हुआ है। ऑपरेशन गरुड़ जो है ये CBI से संबंधित है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सजग। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य जो है ये भारत सरकार के द्वारा 2024 तक रखा गया है। 2024 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्रीज की मदद से ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान सेमीकंडक्टर में देश की बढ़ती क्षमताओं के बीच प्रमुख संसाधन होगा। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 में से 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने टोटल जो है 80 GK GS के प्रश्न को कवर करा दिया है।
और आगे जो है ये मैथ का प्रश्न है, जो कि टोटल 20 प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने इसमें जो है कितना स्कोर किया ये भी जो है आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।